हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ में आई हुई वैकेंसीज के बारे में। डीआरडीओ जैसे आप सभी को पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया का एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें साइंटिस्ट बी के लिए 623 वैकेंसीज आई हुई है। तो अगर इन 630 वैकेंसीज की बात करें तो इसमें इस 630 वैकेंसीज में से 579 यानी 579 जो वैकेंसीज है वो साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए डीआरडीओ में है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें यहाँ पर 8 वैकेंसीज है। और अगर अगर बात करें एडीए, जिसको कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी भी बोलते हैं, उसमें 43 वैकेंसीज है साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए। तो अब अगर बात करें तो इन इन सभी पोस्ट के लिए जो रिम्यूनरेशन है यानी जो सैलरी का क्राइटेरिया है वो क्या है। तो जैसे आप सभी का पता होगा कि इसरो में भी अगर साइंटिस्ट बी की पोस्ट आती है या किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट बी की पोस्ट आती है तो वो जो रिक्रूटमेंट होती है वो लेवल 10 की रिक्रूटमेंट होती है। और उसमें 7 जो सीपीसी है, जो सेंट्रल पे कमीशन है, उसके अकॉर्डिंग जो बेसिक रहता है वो 56,100 रुपए का वाला बेसिक होता है। तो और इसके अलावा अगर सभी एचआरए और अलाउंसेस मिला दिए जाए तो जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो लगभग 88,000 पर मंथ की होगी। और ये ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट है। तो अब अगर हम बात कर लें कि कितनी कितनी पोस्ट है, कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, उसकी अगर हम बात करें तो ये दो पार्ट्स में टोटल वैकेंसीज है। अगर हम पार्ट वन की बात करें तो ये जो पोस्ट है इनके लिए आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। उसके बाद एक रिटन एग्जाम होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो इसमें अगर हम बात कर ले फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए अगर बात कर ले तो डीआरडीओ में टोटल 135 प्लस 8 पोस्ट है। एडीए में 12 वैकेंसीज है। डीएसटी में 2 वैकेंसीज है। और यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी कि ये तो होनी ही चाहिए, वो आपके पास एक फर्स्ट क्लास जो बैचलर डिग्री है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। अब बात हो गई जो दूसरा पार्ट है, उसमें आपके पास या तो एक वैलिड गेट स्कोर हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के पेपर में, या फिर मिनिमम 80% मार्क्स होने चाहिए अगर आपने आईआईटी या एनआईटी से अपनी बीटेक करी है तो। और यहाँ पर जो ब्रांचेज एक्सेप्टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ब्रांचेज हैं जो कि वैलिड है, ब्रांचेज है जिसमें जो कि अप्लाई कर सकती है। फिर अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो डीआरडीओ में 132 प्लस 12 वैकेंसीज, एडीए में 17, डीएसटी में एक वैकेंसी। यहाँ पर भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिर आपके पास या तो वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए जिसमें कि पेपर कोड एमई है, या फिर आपने आईआईटी या एनआईटी से 80% आपके डिग्री में मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन और मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, ये वैलिड ब्रांचेज है। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में भी 104 प्लस 10 डीआरडीओ में, एडीए में 4 और डीएसटी में 2 वैकेंसीज हैं। ये ब्रांचेज यहाँ पर सारी वैलिड ब्रांचेज हैं ये वाली। और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो गेट्स स्कोर और आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने आईआईटी या एनआईटी या फिर एनआईटी से 80% मार्क्स के साथ डिग्री करी हो। फिर अगर हम पार्ट टू की बात करें, पार्ट टू में क्या होगा कि आपके पास वैलिड गेट स्कोर अगर है तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, मतलब एक इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपके पास वैलिड, यहाँ पर वैकेंसीज की अगर बात करें तो डीआरडीओ में 25 प्लस 5 वैकेंसीज है, एडीए में 2 वैकेंसीज हैं, डीएसटी में 1 वैकेंसी है। और अगर आपके आपके पास यहाँ पर फर्स्ट क्लास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। फिर वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए जो पेपर कोड है ईई। अब ये ब्रांचेस जो है ये वैलिड ब्रांचेस है। फिर उसके बाद मेटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर डीआरडी में 15 प्लस 1 वैकेंसीज है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है। और यहाँ पर इक्विवेलेंट जो डिग्री जो एक्सेप्टेड है, मेटलर्जी एंड मेटल टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियर, मेटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेटल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। फिर फिजिक्स के लिए वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री के लिए वैकेंसीज हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, फिर इसी तरीके से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसीज हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसीज हैं,
एनवायरमेंटल साइंस के लिए वैकेंसीज हैं, नेवल आर्किटेक्चर के लिए वैकेंसीज हैं, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज हैं, फिर एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए वैकेंसीज हैं, माइक्रो बायोलॉजी के लिए वैकेंसीज हैं, और बायोकेमिस्ट्री के लिए वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से अगर टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं उसमें से डीआरडीओ में 528 प्लस 51, ये 51 क्या है, ये बैकलॉग वैकेंसीज है। फिर एडीए में 43 और डीएसटी में 8 वैकेंसीज हैं। ये सारी वैकेंसीज हैं जो कि डीआरडीओ, एडीए और डीएसटी में टोटल मिला के है। अब अगर हम एज क्राइटेरिया की बात कर रहे तो एज क्राइटेरिया अनरिजर्व के लिए 28 ईयर है डीआरडीओ में, डीएसटी में 35 साल है, एडीए में 30 साल है। अगर ओबीसी की बात करें तो 31 ईयर्स है, डीएसटी में 38 ईयर्स है और एडीए में 33 ईयर्स है। फिर इसी तरीके से एससी एसटी के लिए 33 साल और डीएसटी के लिए 40 साल और एडीए के लिए 35 साल। फिर अगर एकेडमिक रिक्वायरमेंट की हमने बात कर ली कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होंगी, वो बात कर ली। फिर नेशनैलिटी में ओनली इंडियन नेशनल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम रिटर्न एग्जाम की बात कर लें कि रिटर्न एग्जाम में आपको क्या क्या होगा, तो जो रिटर्न एग्जाम जो पार्ट 1 के लिए ओनली होगा उसके लिए 300 आप मार्क्स का होगा। वो दो सेशंस में कंडक्ट किया जाएगा और जो सिलेबस है एग्जामिनेशन का उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं आरएससी की वेबसाइट से। और ये समवट सिमिलर होगा जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होता है जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उसका मेन एग्जाम, वैसा ही इसका फॉर्मेट होगा। और जो डीआरडीओ सेंटर्स पे इसको कराया जाएगा और टेंटेटिव डेट जो है एग्जाम को रिटन एग्जाम की जो डेट है वो कब होने वाला है, वो 16 अक्टूबर 2022 की टेंटेटिव डेट है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में है, इस एग्ज़ाम के बारे में। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो यहाँ पर 100 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए है, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। और फिर अगर बात करें कि शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको कैटेगरी 1 के लिए गेट के बेस के स्कोर पे 1:25 में उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उनका इंटरव्यू होगा। और जो कैटेगरी 2 है उसमें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद क्लोजिंग डेट क्या है, जब ये एक्टिवेशन लिंक ओपन होगा उसके 21 दिन के बाद तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।